आज जो है ना तुम लोग का सोशल साइंस का ना ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल शुरू हो रहा है, ठीक है। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। इसमें जो है ना सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हम पहले संसाधन तुम लोगों को बता रहे हैं कि संसाधन होता क्या है। देखो हम कुछ कुछ इसमें से बता भी चुके हैं तुम लोग को इससे पहले, है ना, कि संसाधन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ संसाधन की अगर बात करें तो इस एनवायरमेंट में जितना भी तुम चीज देख रहे हो खुद से, ठीक है, अपनी आंख से, मतलब बहुत सारी चीज तुमको दिख रही होगी और इसका कोई ना कोई उपयोग भी तुम लोग को पता होगा। जैसे मान लो कि भूमि हम लोग फसल के लिए उपयोग करते हैं, उसके बाद घर इसी पर बना रहे हैं, कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो भूमि पर ही लगाते हैं ना। तो वैसा कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो वो कहलाता है संसाधन। आवश्यकता का मतलब क्या? कोई चीज की जब हमें जरूरत पड़ती है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम जो चीज उपयोग करते हैं वही कहलाता है क्या? संसाधन। जैसे मान लो हमको इस बोर्ड पर लिखने की जरूरत है, अभी लिखने की आवश्यकता है ना, तो हम कुछ मतलब उंगली से भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन बेसिकली हम यूज इसका करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संसाधन। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझोगे, यहाँ इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं लगभग सारी चीज या तो प्रकृति के द्वारा दी गई है या फिर मानव उस चीज को अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया है। जैसे सपोज करो पेड़ पौधा प्रकृति के द्वारा ही उगता है, हम लोग चाहे तो क्या खींच के बढ़ा सकते हैं? नहीं। हम कहीं पर पेड़ जब लगा देते हैं तो वो पेड़ क्या होता है? अपने आप बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या अगर मान लो तुमको बेंच की जरूरत है तो प्रकृति ही बेंच बना के देगी? नहीं। प्रकृति क्या देगी? सिर्फ पेड़ पौधा देगी। उस पेड़ से तुमको बेंच बनाना खुद आना चाहिए। प्रकृति के द्वारा ही हमें संसाधन दिया गया है। मानव कोई भी संसाधन का उत्पादन नहीं कर सकता है, वो केवल प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिया गया है, जो वस्तु दी गई है, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। जैसे मान लो हमें प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधा प्रदान किया गया, प्राकृतिक वनस्पति प्रदान किया गया ना, तो हम उससे बेंच जो है खुद बनाते हैं, प्रकृति हमें बना के नहीं देती है। हम बेंच क्यों बनाते हैं? बैठने के लिए। तो जब हमें बैठने की आवश्यकता पड़ी तो हम बेंच खुद बनाए ना। तो पेड़ हम खुद नहीं बना सकते हैं लेकिन बेंच खुद बना सकते हैं। तो पेड़ प्रकृति के द्वारा दिया गया और बेंच हम खुद बनाए। तो मानव क्या किया? प्रकृति द्वारा जो वस्तु दी गई उसको परिवर्तित करके अपनी आवश्यकता अनुसार ढाला उसको या बनाया। क्या क्यों कैसे बनाया? उसके रूप रंग या आकार में परिवर्तित करके। अब ध्यान से समझोगे, संसाधन में किसी तरह का परिवर्तन करना जो है ना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे मान लो हमें, जैसे अगर हम पेट्रोलियम और डीजल या फिर कोयले की बात करें तो वो सीधे नहीं आ जाता। पेट्रोलियम कच्चा तेल से आता है, तो कच्चा तेल सीधे जहां से निकलता है क्या उसका उपयोग सीधे कर लेते हैं हम गाड़ी में या किसी मशीन में? सीधे करते हैं? नहीं करते हैं। उसमें से पहले पेट्रोल या डीजल को निकाला जाता है, उसके बाद उससे मतलब उसका उपयोग किया जाता है। तो निकाल मतलब कच्चा तेल प्रकृति के द्वारा बना दिया गया और उसका हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं, यानी उसमें से पेट्रोल और डीजल खुद निकालते हैं। बात समझ में आया? तो कच्चा तेल हमारे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन उससे बनने वाला जो पेट्रोल और डीजल है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया लेकिन उसका सीधे उपयोग हम या किसी संसाधन का कर भी लेते हैं, लेकिन किसी संसाधन को हम परिवर्तित करके उपयोग करते हैं, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होगा। प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिया गया है, ठीक है, हम उसका या तो डायरेक्ट तौर पर उपयोग कर लेते हैं या फिर उसको परिवर्तित करके अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। और यही बनाने की प्रक्रिया जो है ना प्रौद्योगिकी कहलाती है, यानी उद्योग कहलाता है, ठीक है। क्योंकि उसका एक निश्चित स्थान होता है। क्या यहाँ पर अभी हम जमीन से कच्चा तेल निकाल के बना देंगे पेट्रोल या डीजल? नहीं ना। उसके लिए एक निश्चित स्थान होगा, निश्चित तकनीक होगा, तब ना बनेगा। तो यही सब क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। बात समझ में आया? तो प्रौद्योगिकी यानी उद्योग को अपने लिए दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ हम संसाधन देखते हैं। संसाधन जो है ना दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित। मुख्य रूप से अभी हम आधार की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, पहले ही ध्यान से समझोगे। संसाधन दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जो भी ऐसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया गया है। अब तुम अपने आसपास नजर दौड़ाना, जो भी चीजें तुमको दिखेगी उसमें से लगभग
90% चीजें प्रकृति के द्वारा ही दी गई मिलेगी तुमको, जैसे भूमि, जल, ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधा, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। और मानव भी खुद एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव जो पढ़ता लिखता है वो खुद पढ़ता है ना, यानी योग्यता जो हासिल करता है वो खुद करता है, तो उसकी योग्यता क्या होगी, मानवीय संसाधन। बात समझ में आ रहा है, योग्यता क्या होगी, मानवीय संसाधन। तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कोई संस्था का निर्माण होता है, ऐसे ये संस्था है अभी HR एकेडमी, ये कौन सा संसाधन हो गया, मानवीय संसाधन, क्योंकि इसको हम बनाए हैं, मतलब मानव बनाया है ना, ये कोई प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया। क्लियर हुआ। तो संसाधन बेसिकली दो तरह का होता है, ये ध्यान रहेगा। अब चलो, अब आगे देखो, संसाधन का यहाँ पर अर्थ होगा, ठीक है, अर्थ। संसाधन का अर्थ क्या होता है, देखो, उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन कहलाती है, यानी कि एनवायरमेंट में, पर्यावरण में जो भी चीजें उपलब्ध है वो किसी न किसी रूप में अगर हमारे उपयोग में आ रही है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। बात समझ में? आगे क्या है देखो, जैसे भूमि, मृदा, जल और खनिज भौतिक संसाधन है, तथा वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव क्या है, जैविक संसाधन है। भौतिक संसाधन यानी वैसी कोई भी आकृति या वैसा कोई भी संसाधन जो भौतिक रूप में हमें दिखाई देता है, जैसे जल दिखाई देता है भौतिक रूप में, तो ये क्या है, भौतिक संसाधन है। मृदा भौतिक संसाधन है। और जो भौतिक संसाधन होगा वो प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में? जैसे मान लो कि कोई अगर उद्योग है तो वो भी भौतिक संसाधन होगा, लेकिन वो कौन सा संसाधन होगा, मानवीय, वो प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जल भूमि की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन, और खनिज भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। इसमें वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, ये सारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या है, जैविक भी है। यानी प्राकृतिक संसाधन जैविक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। जैसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव संसाधन, ठीक है, ये अजैव होगा, अजीब नहीं, ठीक। अब उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर विकास की स्थिति के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित संसाधन, ठीक है। अब देखो सबको एक एक करके ध्यान से समझोगे। देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का है, कौन कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होता है जो जैव मंडल से प्राप्त होता है, यानी कि जो जीवित होता है ना, उसको हम जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे देखो, मनुष्य, वनस्पति, ठीक है, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। इसमें से तुम कोई एक भी संसाधन ऐसा देख रहे हो जो निर्जीव है, यानी जिसमें जान नहीं है। देखो, मनुष्य यानी हम लोग क्या है, जैविक संसाधन है। वनस्पति यानी पेड़ पौधा, वो भी जीवित होता है, तो जैविक संसाधन हो गया। मत्स्य यानी मछलियां, जैविक संसाधन है। पशुधन यानी कोई भी पशु पक्षी क्या होती है, जीवित होती है ना, तो जैविक संसाधन हो गया। प्राणी समुदाय मतलब कोई भी प्राणी, वो क्या है, जीवित है, तो वो जैविक संसाधन हो गया। अब है अजैव संसाधन, तो सीधे से समझ लो कि निर्जीव वस्तु जो होती है वो अजैव संसाधन कहलाती है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, निर्जीव वस्तुओं को समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, धातु, खनिज आदि, यानी जो निर्जीव है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मृदा कौन सा संसाधन होगा, जैव संसाधन या अजैव संसाधन? मृदा यानी मिट्टी, अजैव संसाधन होगा ना, क्योंकि वो भी निर्जीव है। जल कौन सा संसाधन होगा, निर्जीव संसाधन, यानी अजैव संसाधन होगा ना, क्योंकि वो भी क्या है, निर्जीव है। बात समझ में आ रहा है? वायु कौन सा संसाधन होगा, निर्जीव, यानी अजैव संसाधन। बात समझ में आया? चलो अब आगे देखो, अब ध्यान दो। अब है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले नवीकरणीय संसाधन को देखो ध्यान से। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा संसाधन जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा, ठीक है, या फिर रासायनिक क्रिया द्वारा या यांत्रिक क्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया सकता है। जैसे मान लो अगर हम कोई पौधा को एक बार काट दें, फिर वहां पे दूसरा पौधा लगाएं तो लग सकता है आराम से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसको दोबारा बना सकते हैं, भौतिक यानी कि वो
यांत्रिक क्रिया द्वारा हो या रासायनिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा उसको क्या करते हैं, दोबारा बना सकते हैं। यहाँ पर जैविक क्रिया द्वारा हम दोबारा पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर जल एक बार खत्म हो जाए, ठीक है, मान लो कि हम जल निकालें पंप से, हम पी लें या नहा लें, तो वो पानी फिर कहाँ जाएगा, धरातल में नीचे ही जाएगा ना, ठीक है। तो जब नीचे जाएगा तो फिर हम उसको पंप से निकाल सकते हैं। तो एक बार पानी को हम उपयोग किए तो फिर वो वहीं चला गया जहां से आया था, फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये नवीकृत हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। और जैसे सौर ऊर्जा, वायु, क्या एक बार बढ़ने के बाद खत्म हो जाती वायु? नहीं। क्या हम एक बार सांस ले लेते हैं तो जो वायु हम सांस लिए हैं वो बाहर नहीं आती है, फिर दोबारा जब सांस छोड़ते हैं तो फिर बाहर आती है, फिर वही इन्वायरमेंट में ही जाती है, फिर हम उसी को लेते हैं। अब सुन में, तो ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा। फिर पवन हो गया, पवन वही जल विद्युत, जल विद्युत यानी कि जो जल से जो विद्युत का उत्पादन होता है, बड़ा बड़ा डैम बनता है नदियों पर, या नदियों पर जो डैम बनते हैं वहां से जल विद्युत उत्पादन होता है। वन और वन्य प्राणी, जैसे कोई भी वन हो, ठीक है, तो वहां पर ठीक है, ध्यान रहेगा ना, वन और वन्य प्राणी, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अब देखो ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो, अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि ऐसा संसाधन जो एक बार उपयोग करो और खत्म हो जाए। जैसे मान लो खनिज या कोयला या फिर पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला को एक बार अगर हम उपयोग कर ले तो फिर दोबारा उपयोग में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब देखो अनवीकरणीय संसाधन, देखो पेट्रोल है, ये क्या है, कोयला है, ठीक है। यहाँ देखो ये तेल शोधन की फैक्ट्री है, कच्चा तेल निकलता है और यहाँ से फिर पेट्रोल डीजल बनता है, ठीक है। ये देखो पवन ऊर्जा, ये पवन कौन सा है, पवन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय। देखो यार इधर ध्यान से, पवन ऊर्जा क्या है, ये नवीकरणीय। उसके बाद ये क्या है, सौर ऊर्जा, क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय। उसके बाद ये देखो जल विद्युत उत्पादित हो रहा है, यहाँ यही डैम है, उत्पादन होता है, ठीक है, तो ये डैम है, ये नवीकरणीय, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से, अब है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, तुम लोग को सबका अपना अपना घर होगा, अपना है ना वो पर्सनल, किसी दूसरे का तो नहीं है, तो वो तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन है। यानी कि कोई ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक अपना व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार। जैसे मान लो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि हमारा ये कोचिंग जो है, तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, क्योंकि इस पे हम मेरा अपना अधिकार है, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे भूखंड या घर, बाग बगीचा, किसी का अपना अपना बाग भी होता है, ठीक है। फिर तालाब, किसी का अपना तालाब भी हो सकता है, किसी का अपना कुआं भी हो सकता है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन देखो वहीं पर कोई कोई कुआं सार्वजनिक होता है, यानी सामुदायिक, जो पूरे समुदाय का होता है। जैसे कोई एक तालाब भी होता है जो पूरे समुदाय का होता है, यानी पूरे गांव का तालाब है ना, सार्वजनिक, तो वो फिर सामुदायिक संसाधन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वो व्यक्तिगत नहीं होगा। जब किसी का अपना पर्सनल रहेगा तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर हुआ। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। कौन सा संसाधन, सामुदायिक संसाधन, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे गांव में चारण भूमि, जहां पर पशु मतलब चरते हैं, ठीक है। उसके बाद शमशान, शमशान या कब्रिस्तान किसी एक व्यक्ति का होता है नहीं, वो पूरे समुदाय का होता है। उसके बाद मंदिर या मस्जिद, क्या किसी एक व्यक्ति का होता है, पूरे समुदाय का होता है, तो ये सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक भवन जैसे पंचायत भवन वगैरह, वो पूरे समुदाय का होता है। तालाब बोले ना अभी, तालाब क्या हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामुदायिक भी हो सकता है। खेल का मैदान, क्या मैदान में एक ही व्यक्ति खेल सकता है, नहीं, हाँ किसी का अपना पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पूरे समुदाय का भी होता है, तो वो सामुदायिक संसाधन होगा। क्लियर हो रहा है। चलो आगे ध्यान दो। अब राष्ट्रीय संसाधन, देश में जितना भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय संसाधन होगा। क्या देखो लिखा भी हुआ है, देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क, स्कूल, ठीक है, उसके बाद कॉलेज इत्यादि। अब एक बात बताओ, अपने गांव में अगर मान लो कहीं पर तालाब है, तो क्या वो राष्ट्रीय संसाधन होगा, नहीं होगा। वो सामुदायिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, क्योंकि देश में भी है ना, तो राष्ट्रीय भी होगा। ये सड़क जो देख रहे हो, अगर अपने लोग के पीछे एनएच है,
तो वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, देश में है ना, तो वो राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखो तट रेखा यानी भारत की तट रेखा जो सीमा है, तट वाली सीमा, वो जहां खत्म होती है उससे 200 समुद्री मील, ये किलोमीटर नहीं, समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन है, 200 समुद्री मील के बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद वाला जितना भी संसाधन है वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा, क्योंकि उसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हाथ में है। अब 200 समुद्री मील कितना होता है पता है? एक समुद्री मील जो है ना, एक समुद्री मील वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो तुम जोड़ लो कितना किलोमीटर हो गया, ये 370 पॉइंट कुछ किलोमीटर आता है सर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर तक जो है वो अपने देश का संसाधन है। समुद्र यानी भारत की तटरेखा के बाद भी 370.4 किलोमीटर तक जो है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, लेकिन उसके बाद वाला संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्यों? क्योंकि इसका उसका नियंत्रण कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब देखो, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। पहला है संभावी संसाधन, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संभावना होती है, जैसे मान लो कि राजस्थान में, राजस्थान गुजरात वगैरह में, वहां पर पवन ऊर्जा का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जब उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब भविष्य में कभी उपयोग किया जाएगा, तो वो संभावी संसाधन यानी उपयोग किए जाने की संभावना है, लेकिन उपयोग अभी नहीं हो रहा है बड़े स्तर पर, तो उसको जब उपयोग किए जाने की संभावना है तो वो क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन। क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे देखो अब और भी है, हिमालय क्षेत्र के खनिज या जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा ऊंचा होगा। अगर हिमालय क्षेत्र में कोई खनिज है तो उसके लिए बहुत गहराई तक खनन करना पड़ेगा ना, उतना पड़ेगा खनिज निकालने के लिए, तो वो ज्यादा महंगा होगा और ज्यादा कठिन भी होगा निकालना, इसलिए उसको अभी वैसे ही छोड़ दिया गया है। बाद में कभी जो है जरूरत पड़ेगा तो उसको निकाला जाएगा। तो ये क्या हो गया? समावेशी संसाधन हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या है, देखो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा बता दिया ना अभी। ठीक है, आगे ध्यान दो। आगे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जो है ना, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। ठीक है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला पेट्रोलियम, देखो कोयला पेट्रोलियम मिल रहा है ना अभी तुमको, गाड़ी में पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस संसाधन का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा होगा। तो इस संसाधन का जो है ना एक क्षेत्र और एक मात्रा निश्चित कर दी गई कि इतनी मात्रा में जो है ना इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये संसाधन कहलाएगा विकसित संसाधन। यानी जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान में हो रहा है ना, वो कहलाएगा विकसित संसाधन। क्लियर हो गया? अब है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन ऐसा संसाधन है जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, जिन्हें उच्च तकनीक से उपयोग में ला सकते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कुछ ऐसा संसाधन है जो पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन अभी उपयोग नहीं हो रहा है, वो भंडारित ही करके रखा गया है कि इसका बाद में उपयोग करेंगे। जैसे कि जल, जैसे जल जो है वो क्या है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक होता है, यानी जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता है। यानी अगर इसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन एक बहुत ऊर्जा का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी। लेकिन अभी ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है कि जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन अलग किया जाए। ठीक है, इसलिए ओफेन और बस, हाँ ठीक है, ऐसा कोई तकनीक अभी मतलब नहीं आया है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से अलग कर पाए, इसीलिए अभी हाइड्रोजन इससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में अगर ऐसी तकनीक आ जाएगी तो हाइड्रोजन एनर्जी बनाने में आसानी होगी ना, तो इसीलिए इसको भंडार संसाधन में रखा गया। ठीक है, देखो उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है जो मतलब जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके। ठीक है, अगर ऐसी कोई तकनीक बन जाती है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के एक बड़े स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, संचित कुछ संसाधन, ऐसा संसाधन ये भंडार का ही अंश है, यानी जो संसाधन हम भंडार करके रखे हुए हैं, जैसे जल,
को मतलब उन्नत तकनीक के अभाव में हम रोक कर रखे हैं, जल में से हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं ना, तो ये समझो कि संचित जो है वो भंडार का ही एक अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी जब तकनीक आएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की, उसके बाद ना हाइड्रोजन निकाल के हम उसका उपयोग करेंगे, तो ये भंडार का ही एक भाग है। कौन? संचित कोश संसाधन। ठीक है, यह भविष्य की पूंजी है, यानी भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये आगे पढ़ोगे तुम लोग। देखो, जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग हो सकता है। जैसे नदी में बहुत सारी नदी अभी ऐसी भी है जहां पर जल विद्युत को उत्पादन करने का बहुत अपार संभावना है, लेकिन अभी उत्पादन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पर डैम नहीं बनाया गया। जब डैम बनेगा तो वहां पर से फिर विद्युत उत्पादन होगा। तो ये भी एक तरह का संचित संसाधन हो गया। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, संसाधन नियोजन क्या होता है। ठीक है, संसाधन नियोजन होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोगी संसाधन नियोजन है। ठीक है, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य है। संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, जिससे कि संसाधन न तो बर्बाद हो और न तो उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो। यानी ऐसा उपयोग करना चाहिए जो उपयोग भी सीमित मात्रा में हो, बर्बादी भी कम हो और पर्यावरण में उसका दूषित प्रभाव जो है वो कम हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो आगे। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें जो है विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का संसाधन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखो, संसाधन नियोजन के लिए जो है ना कुछ सोपान विकसित किया गया है, जो इस प्रकार है। देखो, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। यानी सबसे पहला काम जो हो सकता है संसाधन नियोजन के लिए, वो ये हो सकता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन सा संसाधन किस किस प्रदेश में है, उसका एक जो है ना सर्वेक्षण कराना होगा। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षण के बाद क्या करना है, मानचित्र तैयार करना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। यानी किस प्रदेश में कितना संसाधन है वो डिसाइड करना। उसके बाद संसाधन विकास योजना, यानी उस संसाधन का विकास कैसे किया जाए, उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। यानी उस संसाधन को उपयोग कैसे किया जाए या उस संसाधन को विकास कैसे किया जाए, इसके लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, उद्योग का विकास करना। क्योंकि बिना प्रौद्योगिकी का संसाधन को विकसित करना संभव नहीं है ना। क्या हम घर में कच्चा तेल निकाल के पेट्रोल डीजल बना लेंगे? नहीं ना बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रौद्योगिकी को विकसित करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। यानी जो राष्ट्र का विकास है उसमें और संसाधन विकास योजना दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब है संसाधनों का संरक्षण, थोड़ी देर और है। ठीक है, टेंशन नहीं, हो जाएगा। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। बिना संसाधन का हमारा जीवन कुछ नहीं है। बताओ तुम्हें कि अगर जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं अभी, अगर भूमि न हो, जल न हो, वायु न हो, बताओ जीवन संभव है? पहली बात, वायु ही नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अहम भूमिका है। अब संसाधनों की भूमिका अहम होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग क्या होगा, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देगा। अगर मान लो हम संसाधन का गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो उस पे जो है ना, उससे पर्यावरण को बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लो अगर हम कोयला का उपयोग बहुत ज्यादा करें तो वातावरण में जो है ना, मतलब गंदी तरह की वायु गैस जो है ना आएगी और उससे जो है, उससे वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर जीवाश्म ईंधन जो है जलाने से क्या होगा, वायु में प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए मतलब कि इसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए और कम यूज करना चाहिए। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा, यानी कि संसाधन का ना लगातार विकास होना चाहिए, उसका दोहन नहीं होना चाहिए। जैसे संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। ठीक है, बिना संसाधन का हमारा जीवन कुछ नहीं है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है, यानी संसाधन का लगातार विकास होना चाहिए। संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है।
जैसे हम ये मान चुके हैं कि जो भी चीज हमें संसाधन के रूप में मिली है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है और हम इसका जैसे भी उपयोग करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। जैसे अगर वनस्पति है हमारे पृथ्वी पर, है ना, भूमि पर क्या है, वनस्पति है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा काट कूट कर दें तो क्या होगा, वैश्विक ऊष्मन की समस्या आएगी, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। है बात सुन में, ठीक है। तो इसीलिए जो है पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होगी। तो संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, यानी संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, संसाधनों के विवेकहीन दोहन से भूमंडलीय तापन, अभी बताया ना, ओजोन क्षय, ओजोन परत का भी क्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मृदा क्षरण यानी मृदा का क्षरण हो रहा है, भूमि विस्थापन, ठीक है। उसके बाद अम्लीय वर्षा हो रही है, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी संकट पृथ्वी पर आ गए हैं। जैसे देखो, मेघ लग रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ये भी क्या है, मतलब ये क्या है, एक असामान्य घटना है ना, क्योंकि वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से ऐसी घटना हो रही है, नहीं तो नहीं होती। अगर ऐसे ही संसाधनों का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर बहुत कम पेड़ बचता है तो फिर पेड़ बचाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो खत्म कहानी, ठीक है। अब जीवन लौटाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है, इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है, ठीक है। वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा इतना ही था संसाधन और विकास में। अब जो पहले बताए थे वही चीज है कि संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दो तरह का